हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 केवीएस पीसीटी एंड एचपीएस पीसीटी के लिए। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेन चैप्टर हमारे रहेंगे एनसीईआरटी के सारे। तो मेन फोकस है इसके अंदर केवीएस पीसीटी और एचपीएससी पीसीटी का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, आपको सबको पता ही होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इसका जब चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में इसमें से 10 या 20 एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अभी। सबसे इम्पोर्टेंट है, हर चैप्टर के बीच में जो लाइन दी हुई है लास्ट में प्रीवियस पेपर में हमें पूछा भी गए थे बहुत सारे लेखक के ये चीज़ें कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर से एक हो जाता है। तो ये कृष्णा सोबती का चैप्टर जो है शब्दों के आलोक में, उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से कवरअप हो जाएंगी। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती के बारे में हम जानेंगे, इनकी जीवनी जानेंगे। पहले इनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात के पश्चिमी पंजाब में, जो अभी है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंपल से हमें याद रखना है, गुजरात पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान में हुआ था। फिर हम चलेंगे आगे। जिंदगी नामा, हाँ, इनकी रचनाएं जो हैं, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है, इनके उपन्यास। 4 उपन्यास हैं, बहुत ईजी से याद कर सकते हैं हम। उपन्यास इनके 4 हैं। ठीक है, जिंदगी नामा हम 3-4 पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे तो याद कर हो जाएगा। दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ठीक है, कुछ इस तरीका का है कि दिल, जिंदगी, लड़की, सब ये सब होते हैं ना ऐसे, तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की, ये है इनकी कहानी संग्रह। फिर है शब्द चित्रण और संस्मरण, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हम हसमत और शब्दों के आलोक में। लास्ट हमने जो पढ़ा था जो लाइन कि समय ही वो रंग है जिसके अंदर, जो भी हमने पढ़ा था शब्दों के आलोक में था, तो वो इनका क्या था, संस्मरण। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि संस्मरण, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि शब्दों के आलोक में, मतलब एक दे दिया, फिर पूछेंगे कि संस्मरण कौन सा है। ठीक है, तो इनके 2 ही संस्मरण हैं, शब्दों के आलोक में और हम हसमत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम। साहित्य अकादमी, इनको सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्ता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 2019 में, यानी 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो आपको याद रखना है। जन्म, मृत्यु इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर बने हैं, तो ये सारी चीज़ें एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा हमारा, बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। चाहे कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत। ठीक है, मित्रों, साहनी, हसमत। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठे सच, राही मासूम रजा का आधा गांव और बिस्म साइनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है, तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि यशपाल का झूठा सच, इनका जो लेख है, यशपाल का झूठा सच, मासूम राजा का आधा गांव, और भीष्म साहिनी का तमस। पूछ लिया जाएगा कि तमस किसने लिखा, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आ जाएगा आपका भीष्म साहनी। वैसे ही कृष्णा सोबती का जो जिंदगी में नामा
प्रसंग है, उपन्यास है, वो ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करी है उसने, जिंदगी ना माने। ठीक है। संस्मरण के क्षेत्र में हम अस्मत् शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, ये आपको आ सकता है और पिछले वाले पेपर में आया था कि उनकी भाषा कैसी थी। तो संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाब की जिद्दादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि संस्कृत में तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाब की जिद्दादिली और ये सब उनकी साथ रचनाओं में मौजूद है। जहाँ पे उन्होंने लिखा है चैप्टर जो उनका पढ़ा जाएगा, मियाँ नसरुद्दीन, ठीक है, जो कि अनेक प्रकार की रोटियाँ बनाते हैं एंड सब करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये है शब्द चित्र। पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में कि मियाँ नसरुद्दीन क्या है, कहानी है, संस्मरण है कि उपन्यास है कि क्या है। तो ये क्या है, हम हसमत शब्द चित्र से लिया गया है। ठीक है, संस्मरण भी बोल सकते हैं, हम हसमत संस्करण से लिया गया। पूछ लिया जाएगा कि किससे लिया गया है मियाँ नसरुद्दीन को, तो हम हसमत से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, ठीक है, नानबाई को याद रखना, मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। जो इस चैप्टर में वो है कि नानबाई है एक खानदानी, उनकी उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में बताया गया। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को का असली हुनर मानते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है खानदानी, जो उनकी नानबाई है मियाँ नसरुद्दीन ने, वो कहते हैं कि करके सीखने को ही वो अपना असली हुनर मानते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, मियाँ नसरुद्दीन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या है, देखते जाना। एक लाइन, साहब वो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीतिक साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जो दुकान पर खड़े थे वहाँ पे पटापट जो आटे की आवाज़ आ रही थी, तो ये देखे कि वहाँ खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने किस्म की रोटियां बनाते हैं वो, 56 किस्म की। शायद आपने भी आज तक नहीं खाई होंगी। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए हैं। मंजे हुए कारीगर के तेवर हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। ठीक है, देखिए आप, जैसे यहाँ पे हमारे उर्दू शब्द आ रहे हैं, तत्सम शब्द आ रहे हैं, ठीक है, कुछ पंजाब के शब्द आएंगे। तो ये कृष्णा सोबती की अपनी एक पहचान थी। ठीक है, आप इसी चैप्टर में भी समझ में आ रहा होगा ना। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। नसरुद्दीन बोल रहे हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। वो पूछ रहे हैं नान भाई से, खानदानी मियाँ नसरुद्दीन से, कि आपने ये कहाँ से, इल्म मतलब होता है कला, ठीक है, कि ये आपने कहाँ से सीखी है। देखिए यहाँ पे उर्दू का शब्द आ रहा है ना, इल्म। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तक तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछे साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या।
क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। ठीक है, तो जो भी इन्होंने अपनी कला सीखी है 56 तरह की रोटियाँ बनाना, तो इन्होंने अपने वालिद उस्ताद से सीखा है, कहीं बाहर से नहीं सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वहीं उनसे पाया, और वालिद महरूम के उड़ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी बट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत साई नान भाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब जो थे वो आला नान भाई मियाँ कल्लन के नाम से। उनके जो दादा का नाम था मियाँ कल्लन था, और उनके जो पिता का नाम था वो था नान भाई गडैया वाले के नाम से मशहूर थे। ठीक है, आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप अपने बट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सर पे धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं ही सर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का हुआ क्या? क्या हुआ इन 3 क्लासों का, यानी कि 3 कक्षाओं का क्या हुआ कि वो सीधा जाके दूसरी में बैठ गया? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार साही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंसी दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साहब हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है। साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदाई नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग के चक्कर काट गई। एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। क्या उनसे ऐसी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना, कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी बनाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी?
क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाल लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली इतनी देर में। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेवेंगे ना? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद महरूम तो कूच किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ न कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है इतना? हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला हो ले लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उनका नाम कोई नहीं जानता जापना। बादशाह सलामत ही है ना? कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खींचकर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही पता नाम ही ज़रूरी है? हमें बेटर बेटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, बुट्टी सलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लिए, आपके बेटे बेटियाँ हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन के आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मिट मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाकर बोले, बाकर खानी, सीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरकान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हज़म। ठीक है, तो इसमें अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट MCQ। ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें देखो, जैसे ये आ गया बाकर खाने, रोटियों को नाम आ गए कि वो 56 किस्म की रोटियां बनाता था, जिसमें कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं रोटियों के। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, और कुछ और दे दिया जाएगा ऑप्शन में, लाइक 4 ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नहीं है, या फिर एक रोटी का नाम दे दिया जाएगा, 4 कुछ और दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। बाकर खानी, सीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी। और तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। तुनकी की खासियत है कि तुनकी जो रोटी है, याद रखना, तुनकी याद करते पापड़ से भी महीन याद कर लेना, आ सकता है ये क्वेश्चन। पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। ठीक है, बाकी हम इसके MCQ मैं आपको बना के दूंगी एज इट इज़, जैसे पिछले प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर, और इसके MCQ आपको मिल जाएंगे। कल हम इसको MCQ करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा कोई कमेंट्स देना है और कुछ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, ऐसे ही आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी इस पर। थैंक यू सो मच।